नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप बी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। इस वक्त हम गोपालगंज में हैं। गोपालगंज मेरा गृह जिला है और ये बिहार सफ़र का 29वां दिन है। आखिरी पड़ाव है तो यहाँ पे थोड़ा समय ज़्यादा दिया जाएगा। करीब 4 दिन तक यहाँ पे काम होने वाले हैं। बिहार के 18 ज़िले घूम चुका हूँ ऑन रिकॉर्ड, और कई ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट अभी तक साझा नहीं की गई है क्योंकि उस पर काम चल रहा है। अब जब मैं अपने गृह ज़िले में आ गया हूँ तो यहाँ की बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिनको मैं कल से और आज सुबह से लेकर के दोपहर तक समझने की कोशिश कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था। और इसी कड़ी में गोपालगंज से पहला इंटरव्यू किसका आ रहा है तो विनोद कुमार जी का। विनोद कुमार जी का परिचय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और एक जाने माने चेहरे भी हैं जो लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, क्योंकि एबीवीपी से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी राजनीति में। तो जब गोपालगंज में हैं तो गोपालगंज के डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं, सरकार की नीतियों पे बात कर लेते हैं और नरेंद्र मोदी जी के काम पर भी बातचीत कर लेते हैं। पहला सवाल कोविड को लेकर के होगा। गोपालगंज में कोविड को लेकर के ये और इनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उन्होंने किस तरीके से हैंडल करने की कोशिश की या फिर किया, और ज़िले में कितना डेवलपमेंट दिखा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ये भी जान लेते हैं। पहला ओपिनियन दीजिएगा अपने नाम के साथ। जी नमस्कार, मैं विनोद कुमार सिंह, आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया अपने चैनल में अपना पक्ष रखने के लिए। कोविड को लेकर सवाल है मेरा। देखिए, जो वैश्विक महामारी कोरोना जो अपने देश में भी आ गया विदेशों से, और बिहार भी अछूता नहीं रहा, क्योंकि बिहार के लोग पूरे विश्व में हर देशों में काम करते हैं। पहले विदेश से आए हुए लोगों के माध्यम से आया, फिर महानगरों से जो प्रवासियों को एक कुत्सित षड्यंत्र के तहत बिहार भेजने का काम हुआ, उनके माध्यम से भी बिहार में फैला। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करते हुए सामाजिक स्तर पर पहले बिहार के वैसे गरीब जो रोज़ की मजदूरी किया करते थे, जिनकी मजदूरी बंद हो गई थी, वैसे चिन्हित लोगों को पूरे ज़िले में हमारे कार्यकर्ताओं ने बिना दिखावे के, बिना फोटोग्राफ्स के, अपने हिसाब से, अपने क्षमताओं के अनुसार उनको राशन किट और भोजन आदि। फिर जब प्रवासी भाइयों का आना शुरू हुआ तो अपना ज़िला उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, और बिहार में उत्तर भारत से आने के लिए 2 ही रास्ता है, इसमें गोपालगंज भी आता है। तो गोपालगंज सीमा पे भी हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक दिन खाना अपनी क्षमताओं के हिसाब से खाना बना करके प्रवासी मजदूरों के बीच। कितने दिन तक ये कार्यक्रम चला था बॉर्डर पे? मुझे लगता है कि बॉर्डर पे जब लोगों का आना बंद हो गया, जब रोज़ जिस दिन ट्रेन भी जलालपुर से बंद हो गया, उसके 1 या 2 दिन पहले हम लोगों ने काम बंद कर दिया। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि कितने दिन तक काम शुरू हुआ, यानी कि शुरुआत 22 मार्च को पहला लॉकडाउन था और 24 से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई। उस दौरान यानी कि पूरे 70 दिनों के बीच आप लोगों ने कितने दिन 70 दिनों के बीच मुझे लगता है कि 50 से ज़्यादा दिनों तक हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों की सेवा की है पूरे ज़िले में। वो जिस जगह पे आप लोग कह रहे हैं कैंप लगा था, वो जगह का नाम मैं जरा स्किप कर रहा हूँ नाम। बथना कुटी के पास हाँ। जो बलथरी चेक पोस्ट है जी। वहाँ भी कैंप लगा हुआ था हमारा जी। उसके बाद बलथरी चेक कैंप, मतलब हम लोग कोई बैनर लगाए काम नहीं कर रहे थे। बैनर लगा भी तो जब प्रवासी मजदूर ट्रेन से जाने लगे, उस समय जब विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने बैनर लगाना शुरू कर दिया तो हम लोग भी बैनर लगा दिया। बाकी आपकी पार्टी की ओर से किसने बैनर लगाया था, कुछ आइडिया? कार्यकर्ता वहाँ के जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, चंद्रेश हैं, कुचायकोट के मंडल अध्यक्ष वो हैं, फिर राजापुर मंडल अध्यक्ष हैं सोनू राय वो हैं, ये लोग मिल करके बाद में बैनर लगा लिए ये लोग भी। बाकी इस तरह से हम लोग निस्वार्थ भाव से जो भी क्षमता था। का नाम जी, आदित्य पांडे जी भी मतलब अच्छा से अच्छा वहाँ पे चलाए, लगभग बहुत अच्छे तरीके से उनका चला। सैनिटाइजर, मास्क, राशन पैकेट, उसके बाद से चूरा मीठा, पानी का बोतल, सिर्फ चूरा मीठा, पानी का बोतल, और शायद सुबह में शायद आदित्य पांडे जी तो मुझे लगता है कि 10 या 15 दिन ही चलाए। जी 10 या 15 दिन चलाए। उसके पहले जो हमारे कुचायकोट के मंडल अध्यक्ष हैं
वो एक फुलवारी बगीचा है, बगीचा में आराम से अपना हंडा उंडा रख करके पूरी सब्जी बनाते थे क्षमता के हिसाब से। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब जितनी क्षमता है। अब लाखों मजदूर आ रहे हैं, उसमें सरकारी व्यवस्था भी थी, सरकार के द्वारा भी भोजन का पैकेट दिया जा रहा था। ठीक है, ये तो क्लियर। अभी लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है 1 जून से। 1 जून से जो लोग हैं वो सड़कों पे आना शुरू कर चुके हैं, लोग आ रहे हैं। आप अपने मीरगंज गोपालगंज की स्थिति देख लें तो चलने तक की जगह नहीं है, ठीक है। लेकिन इस दौर में कोरोना पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, ज़्यादा तेज़ी से मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और तमाम चीज़ें हैं। रिकवरी रेट भी है, ठीक ठाक है। ऐसे में सर ज़िले को सेफ जोन में रखने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए क्या आप लोगों ने कोई कैंपेन चलाया? देखिए, ये एक विडंबना है हम लोग के लिए कि मोदी जी ने लॉकडाउन जो चलाया, उसका मूल उद्देश्य यही था कि लोगों में यह भावना जागृत हो कि जिस बीमारी का कोई दवा ही नहीं है, इसकी दवा एक ही है कि शारीरिक दूरी और चेहरे पे मास्क और हाथ को धोना, 3 चीज़ ही इसकी दवा है। और इसके लिए उन्होंने लगभग 2 माह तक, 2 माह से कुछ ज़्यादा ही लॉकडाउन देश में रहा और लोगों को एक संदेश देने का उन्होंने काम किया। उसमें बखूबी कामयाबी हुए हम लोग। और लेकिन इधर जब लॉकडाउन जो खुल गया है तो देखने में आ रहा है लोगों में कुछ, देखिए ऐसा नहीं है कि सभी लोगों में, लेकिन कुछ लोग, उनको बेवकूफ़ बोला जा सकता है, अज्ञानतावश ये काम कर रहे हैं। बाकी आप देख रहे होंगे कि गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं, गाड़ियों में पैसेंजर नहीं है। बसें जो हैं, बस भी शुरू हो गया है लेकिन बस में पैसेंजर नहीं है। रेस्टोरेंट में लोग नहीं हैं। सर, रेस्टोरेंट में लोग हों या ना हो, बसों की बात ना करें, क्योंकि बसों के मैं फ़ोटोज़ दिखा दूंगा जो मीरगंज से यहाँ से सिवान के लिए चलती हैं और सिवान मीरगंज से गोपालगंज से आ रही हों। बसों में लोग खड़े होके जा रहे हैं, सीटें नहीं हैं, भर चुकी हैं, खड़े होके जा रहे हैं। और एक दिन मैंने एक बस वाले को बोला कि भैया इस तरीके से आप क्या अप्रूवल मिला है आपको? तो कहता है अप्रूवल को गोली मारी। हमने बोला फ़ोटो खींच लेंगे हम। तो क्या कहता है, सर खींच लीजिए। हम बोले ट्विटर करेंगे, कर दीजिए। डर नहीं है सर? देखिए, वो अज्ञानतावश ऐसा बोल रहा है और जो इस कार्य में सरकारी पदाधिकारी लगाए हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी, प्रशासन भी नहीं देख रहा है। उनकी भी गलती है। उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि सख्ती से जो नियम बनाए गए हैं, सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, उनका सख्ती से पालन हो, ऐसी अपेक्षा हम सब भी रखते हैं। और बाकी लोगों के बीच में जागरूकता, हम हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में या हम लोग बराबर ये बात लोगों में समझाते रहते हैं। मैं खुद बाज़ार में जाता हूँ सब्जी खरीदने, तो मैं खुद इसका पालन करता हूँ। अभी मैं आपसे मिलने आया तो मैं मास्क पहन के ही आया, लेकिन देखे हम लोग के हाथ सब लोग सैनिटाइजर करके और अच्छे से एक दूरी बना के हम लोग बैठे हुए हैं, तो बहुत डर की बात नहीं है। इस प्रकार का सब लोग काम करें तो मुझे लगता है कि भारत इस बीमारी से जल्द निजात पा लेगा। अब फिर पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, गोपालगंज की पॉलिटिक्स। क्या लगता है इस बार भी चुनाव आप लोग साथ में लड़ने वाले हैं? अलायंस रहेगी? देखिए, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, एक जिले का जिलाध्यक्ष हूँ। जिलाध्यक्ष बड़ा होता है, सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। गठबंधन, अभी तो गठबंधन है आज तक, और गठबंधन में चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। जैसा निर्देश होगा हम वैसा करेंगे। आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे चुनाव लड़ने की कोई बात तो नहीं है, लेकिन पार्टी अगर आदेश करेगी तो पार्टी जो दायित्व देती है उसकी जिम्मेवारी को मैं निर्वहन करता हूँ। में गोपालगंज में मर्डर पे मर्डर हुआ है, ट्रिपल मर्डर केस। आरोप आपके पार्टी के, आपके गठबंधन की पार्टी के एक विधायक के ऊपर लगे हैं। कितना हकीकत है सर इस केस में? देखिए, हत्या तो हुई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, और इधर के बीच में कुछ अपराध का ग्राफ बढ़ा भी है, इसको मैं बखूबी मानता हूँ। और जदयू के माननीय विधायक हैं, उनके ऊपर आरोप लगा है, पुलिस उसकी जांच कर रही है, और विधायक जी ने मैंने बोला है कि अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे फांसी पे लटका दिया जाए, और पुलिस जांच कर रही है। अगर दोषी होंगे तो नीतीश कुमार जी, एनडीए का जो शासनकाल बिहार में चल रहा है, न्याय के साथ विकास का शासन चल रहा है, विधायक हो या सांसद हो, कोई भी हो, अगर दोषी होंगे तो जेल के अंदर जाएंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। सुशासन बाबू की सरकार जो चल रही है आपके गठबंधन में, आपके सपोर्ट से, आपके समर्थन से, क्या आपको सुशासन नज़र आ रहा है? क्या आप नीतीश कुमार की सरकार से खुश हैं?
देखिए, सिर्फ आप एक पहलू पे चलेंगे, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। हत्या अपराध में तो बाकी जो भारत के स्तर से जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट के हिसाब से अपराध बिहार में कम है प्रति व्यक्ति के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन चूंकि आज के समय में टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इसका हवा खड़ा किया जा रहा है। वैसे अपराध होते हैं, लेकिन उद्भेदन भी अपराध के हो जाते हैं, अपराधी शिक्षों में चले जाते, बंद हो जाते हैं, ऐसा तो दिख रहा है। आप क्या समझते हैं, अपराध या अपराधी क्यों पैदा होते हैं? देखिए, अपराध और अपराधी पैदा होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, ऐसा नहीं और है। अगर पैदा हो जाते हैं तो समय से रोका क्यों नहीं जाता है? ग्राफ को क्यों मेंटेन किया जाता है कि हाँ ठीक है, ग्राफ कम है तो हम खुश हैं, ग्राफ की डेफिनेशन दे देंगे, उसको दिखा देंगे, क्यों? देखिए, इसके मूल भावना में आप जाएंगे, मूल बातों में इसकी बात करेंगे अपराधी की, तो उसके लिए स्टार्टिंग परिवार से होता है। किसी अपराधी का निर्माण एक परिवार से होता है। परिवार अगर उसको इग्नोर करता है तो फिर उसका अपराध बढ़ता है, समाज में आता है। समाज भी उसको इग्नोर करता है तो फिर अपने क्षेत्र के लिए वो एक बड़ा अपराधी बनता है। इस प्रकार, और फिर जिले में इस तरह से बढ़ता है। ये उसकी मूल बात हो गई अपराधी बनने की। तो सिर्फ पुलिसिय नियंत्रण करे और एक किसी माँ का बेटा या बाप का बेटा अपराधी बने और उसके शुरुआती बदमाशी पे या शुरुआती कृत्य पे उसके परिवार के लोग अंकुश नहीं लगाएं, तो बट नेचुरल है कि वो अपराधी बनेगा ही बनेगा। इसलिए इसको किसी एक की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन हाँ, पुलिस को भी थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। पुलिस के जिम्मे भी आजकल बिहार सरकार ने बहुत सारे काम सौंप रखे हैं, लेकिन फिर भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं, कांडों का उद्भेदन हो रहा है। और मैं इसको तो नहीं बोल सकता हूँ कि अपराध जीरो है बिहार में, अपराध हो रहे हैं, उसी अनुपात से अपराध भी हो रहे हैं, लेकिन कांडों का उद्भेदन भी हो रहा है, अपराधी जेल के शिक्षों में भी जा रहे हैं। तो यही व्यवस्था है। 15 साल से सरकार है, जिसमें से 10 साल लगातार आप और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा और जीते भी और सरकार भी बनाई। बीच में कोई 2 साल का गैप रहा, उसके बाद से फिर से 3 सालों से आप लोग लगातार हैं, यानी कि पिछले 15 में से 13 साल आप साथ हैं। कितना डेवलपमेंट आप देखते हैं पूरे बिहार में, या फिर खासकर अगर गोपालगंज की आप बात करें तो कितना डेवलपमेंट आपको नज़र में आता है? अब 15 साल पहले अगर आपको याद होगा, उसको और 2020 को आप एक साथ पटल पर रख लीजिए, आपको दिख जाएगा क्या डेवलपमेंट हुआ है। मुझे गिनवाइए, मुझे नहीं मालूम। 15 साल पहले बिहार में सड़कें नहीं थी, आज लगभग हर गांव-गांव में सड़कें हैं। पूरे ज़िले में सड़कों का जाल बिछ चुका है और अच्छी सड़कें हैं अपने गोपालगंज ज़िले में। बिजली पहले कभी कभी दिखती थी, अब सिर्फ और सिर्फ बिजली ही दिखती है। उसके बाद से आपको ज़िले में रेलवे का जाल पूरा ज़िले में बिछ गया है। छोटी लाइन पहले 15 साल पहले थी, आज बड़ी लाइन हो गई है। ज़िले से होकर लंबी दूरी की ट्रेनें गुजरती हैं। इस प्रकार बहुत सारे विकास के काम हुए हैं ज़िले में अपने। कितने बड़े बड़े पुल बने हैं। आपको गंडक पे एक पुल पहले बना था जादवपुर के पास, जादवपुर मंगलपुर पुल, फिर अभी 3 दिन पहले सत्तरघाट के पास पुल बना है। इस प्रकार से आवागमन या अन्य जो जरूरी मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी सरकार ने इंतजाम किए हैं, और जो संरचनाएं हैं बिहार की उसमें बहुत बदलाव हुआ है और जिला भी बहुत विकास के। मार्च 2020 में हर घर जल का नल, ये योजना है ना 7 निश्चय योजनाओं में से, इसको ऑन पेपर पूरा कर दिया गया सर। आप गांव में जाइए, गोपालगंज के गांव में जाइए, ठीक है आप प्रतिनिधि नहीं हैं पर भाजपा के प्रतिनिधि कर रहे हैं पूरी पार्टी को जिले के लेवल पे, ठीक है आपके अंडर में ही चुनाव होने हैं, आप ही उसके कर्ता धर्ता होंगे, नेतृत्व आप ही के हाथ में होगा। अगर पार्टी हारती है तो जिम्मेदारी आपकी, जीतती है तो वाहवाही आपकी। तो सब चीज़ देखना भी मुझे लगता है कि ज़रूरी होगा आपके लिए। आज भी गाँव में अगर आप जाएंगे तो टैंकियाँ लग चुकी हैं, पानी के नल भी बिछ चुके हैं और उसमें जल नहीं है सर। मुझे लगता है कि जो जल नल योजना है काम बहुत तेजी से हो रहा है। बीच में लॉकडाउन था सर, पूरा हो चुका है, मैं कह रहा हूँ पूरा हो चुका है मार्च 2020 तक। पूरा होने का जो प्रक्रिया है, तो ऐसा
मुझे जानकारी है कि 75% से ऊपर कोई योजना पहुंच जाती है तो उसको पूरा मान लिया जाता है। तो उस आधार पर सरकार ने बताया होगा कि काम योजना मेरी पूरी हो गई, लेकिन अभी काम चल रहे हैं जो कुछ बाकी हैं, और कुछ पानी की जहाँ तक समस्या है, कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसके चलते विलम्ब हो रहा है, और बहुत सारे ठेकेदारों के द्वारा भी काम विलम्ब हुआ है, उस पर सरकारी स्तर पर कार्रवाई भी हो रही है, और काम तो अभी बहुत तेज़ी में चल रहा है। मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक जल नल योजना का काम समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है। आपकी पार्टी और अगर अलायंस में आप लोग लड़ते हैं साथ में, तो गठबंधन की जो पार्टी है, एनडीए की सरकार जो है, वो अगर इस बार आती है, मुख्यतः वो क्या चीज़ें होंगी जो आप लोग अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं, जिसको आपने टारगेट रखा है पूरा करने के लिए, जिले और बिहार के लेवल पे भी आप चाहें तो बोल सकते हैं। देखिए, बिहार में अभी एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों का, जो बहुत बड़े तादाद में अपने घर वापस आ गए हैं। उनके लिए रोजगार सृजन सबसे प्रमुख काम है। भारत सरकार भी बहुत चिंतित है, और भारत सरकार ने एक गरीब कल्याण योजना से एक स्कीम चलाया है विभिन्न विभागों के सहयोग से, जिसका बिहार में 32 जिला उसमें चयनित हैं। अपने खगड़िया जिला से उसका शुभारंभ भी होने वाला है, प्रधानमंत्री जी उसका शुभारंभ करेंगे। तो बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या अभी है कि प्रवासी मजदूरों को काम देना। उसमें स्किल्ड लेबर भी हैं, अनस्किल्ड भी लोग हैं, बहुत सारे हुनर वाले लोग हैं कि जिनको बहुत भिन्न भिन्न क्षेत्रों का हुनर है उनके पास। तो सरकार सर्वे करा रही है पंचायतों के माध्यम से, और उन लोगों को काम देना सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की है, और आने वाली सरकार की होनी भी चाहिए। और बिहार में प्रति व्यक्ति पुलिस की भी संख्या बहुत कम है, देश के औसत स्तर से देखा जाए तो। इस पर भी बिहार सरकार ध्यान दे रही है कि पुलिस की व्यवस्था हो जाए और सही मामले में पुलिसिंग हो बिहार में। और पुलिस के जिम्मे बहुत काम भी है, उसके बारे में बिहार सरकार हमेशा नहीं होता है, हमेशा पुलिस के जिम्मे इतने काम नहीं होते हैं। आज कोविड का अटैक है तो ठीक है। पुलिस के जिम्मे पहले बिहार में था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और अपराधों का अनुसंधान करना। उसके बाद से बीच में बालू का काम मिल गया, बालू की कालाबाजारी रोकने का, बालू के ओवरलोडिंग रोकने का। उसके लिए एक अलग टीम बनाई जाती होगी, उसके लिए एक अलग तबका होता होगा। ऐसा तो है नहीं कि जिले में जो बटालियन दी गई है, जो नंबर ऑफ पुलिसकर्मी यहाँ पे हैं, उनको उठा के सोन नदी में घुसा दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको घुसा दिया गया, लेकिन उनके जिम्मे ये काम दे दिया गया। फिर दारू मद निषेध का काम उन लोगों के जिम्मे मिल गया है। बिहार में दारू बंद हो गया है, दारूबंदी का काम है। तो थोड़ा बिहार में दारू अगर कहीं से लेना हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा। ये आपके सुशासन बाबू की सरकार में आज भी है। गोपालगंज में ज़िले में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने पता किया है, जो खुलेआम दारू बेच रहे हैं। ये चीज़ आपको मालूम होगा, हालांकि आप ऑन कैमरा इसको नकार भी सकते हैं, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा इस चीज़ को। देखिए, वैसे तो हथियार पे भी मतलब अवैध हथियार पे भी अंकुश है, लेकिन फिर भी अपराधियों के पास अवैध हथियार होते हैं, अपराध होते हैं। तो दारू में भी हो सकता है कि कारण क्या होता है सर, ये फ्लॉप हो जाना कारण क्या है? देखिए, कोई भी योजनाएं सरकार चाहे तो अपने बूते उसको सफल नहीं कर सकती है। एक बहुत बड़ा काम था ये बिहार में, और बहुत अच्छा काम भी था। मुख्यमंत्री जी ने दारूबंदी का जो मद निषेध का जो काम शुरू किया था बिहार में, बहुत अच्छा काम था। इसमें जनता के सहयोग के बिना कोई भी योजना धरातल पर नहीं पड़ सकती। कोई भी अच्छा काम जब तक पूरे जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक धरातल पर नहीं उतर सकती है। तो इसमें सरकार के साथ साथ सभी जनता का भी दायित्व बनता है कि इसको अपने स्तर से इसको फलने फूलने का मौका नहीं दें। अगर किसी गांव में कोई शराब बेचता है तो बहुत सारे टोल फ्री नंबर हैं, सरकार ने वो टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, और उसमें लोगों को सूचना देना चाहिए। उसमें उनका नाम गुप्त रखा जाएगा, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, कहीं से कोई डर भय नहीं है। तो ये सबकी जिम्मेवारी बनती है। ये बहुत बड़ा अभियान है दारू के विरुद्ध में। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपने कुछ देर पहले रोज़गार को लेकर के बोला कि आपकी नई सरकार आएगी तो रोज़गार पे करेगी। मैं पूछना चाहता हूँ और मैं जानना ये चाहता हूँ कि ठीक है, 15 साल जंगल राज रहा, आप लोगों ने जंगल राज का ठीकरा उठाया, उसको फोड़ा, और फोड़ के एक एनडीए की सरकार आ गई, लोगों ने हाथों हाथ लिया, उसको आगे लेके आए। 5 साल वन ऑफ द बेस्ट सीएम कह सकते हैं, बहुत अच्छा काम हुआ।
उसके बाद धीरे धीरे इधर उधर होना शुरू हो गया, फिर सृजन घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, तमाम चीज़ें हुई, उसको भी मैं छोड़ देता हूँ। रही बात रोजगार की, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे चीनी मिल कौन सा है हथुआ में? हथुआ शुगर मिल। सर कब से बंद है वो, क्या कारण है? गोपालगंज में और भी बहुत सारे चीनी मिल हैं, क्या है ये, यहाँ पे रोजगार जनरेट नहीं होगा? आप तो काफ़ी जानकार व्यक्ति हैं, आपको जानकारी है कि एक ऐसा उद्योग है कि जो अपने बिहार में और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फेल है। ये कारण ये है कि एक ऐसा व्यवसाय है ये गन्ने का कि जिसमें सरकारी कच्चे मूल का भी दाम तय करती है और तैयार माल का भी दाम सरकारी तय करती है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ जो उन्नत किस्म का गन्ना लोगों में बोने की जागरूकता होनी चाहिए, उसका अभाव है। लोग आज भी गन्ने की ट्रेडिशनल खेती करते हैं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो गन्ना अभी खेतों में से निकलता है वो उस मापदंड पे नहीं पहुंचता है जो चाहिए, रिक्वायर्ड है। हाँ, बात सही है। उस मामले में उसमें रिकवरी कम होता है। हमारे यहाँ के जो गन्ना है, अब इसमें कुछ तो किसान, चीनी मिल बंद होने का कारण सिर्फ यही है? चीनी मिल इसी बंदी के कारण पे सब चीनी मिल, कोई नया चीनी मिल लगाना नहीं चाहता है। तो जो पुराने हैं उनको क्यों नहीं? बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ ना आपको। पहली बात मैंने बताया कि गन्ना का मूल्य सरकारी तय करती है और चीनी का भी मूल्य सरकारी तय करती है। तो चीनी मिल मालिक ये भी एक है, कोई भी मुनाफे के लिए कोई धंधा करता है, और चीनी मिल में जब तक बायो प्रोडक्ट कोई स्टार्ट नहीं किया जाए तो फ़ायदा नहीं है। जैसे सिधोलिया चीनी मिल है, उसमें वो बायो प्रोडक्ट लगाता है, आपको उसमें आपको बिजली का उत्पादन होता है और सारा काम होता है, और कुआं में भी बहुत सारे काम होते हैं। फैक्ट्री चल रही है, किसानों का बकाया भी है। चीनी मिल कोई भी बहुत फ़ायदे में नहीं चलता है। जब केंद्र सरकार से उनको 0% इंटरेस्ट पे राशि मिलती है, मतलब सरकार बहुत बड़ी राशि इन चीनी मिलों को चलाने के लिए खर्च करती है। बिना ब्याज का रुपया इनको दिया जाता है सरकार द्वारा, उससे चीनी मिलें चलती हैं। ऐसा नहीं है, सरकार से भी स्तर से भी बहुत सारा सहयोग होता है, लेकिन कुछ हमारी गलती या हमारे किसान भाइयों की गलती, यहीं से गन्ना जाकर के महाराष्ट्र में और आंध्रा में आज वहाँ पे चीनी उत्पादन में नंबर 1 राज्य बन गए हैं वो। तो उनके यहाँ रिकवरी रेट ज़्यादा है, अपने यहाँ रिकवरी रेट कम है। ये भी बहुत बड़ा कारण है। इंटरव्यू ख़त्म करने वाला हूँ पर कुछ ना कुछ आपके बातों से निकल ही जा रहा है। मुझे रिकवरी रेट क्या होता है ज़रा समझाइए। नहीं, जो गन्ना में रिकवरी रेट होता है, जो गन्ना से 1 क्विंटल गन्ना से कितना केजी चीनी बनता है। अभी 1 क्विंटल गन्ने का कितने रुपए का भाव है? अब भाव तो अभी हमको लगता है कि उतना आइडिया नहीं है, कुछ बिहार सरकार ने भी कुछ बढ़ाया है उसका, केंद्र सरकार ने। आपको मालूम है? क्योंकि गन्ना हम लोग इधर बोते नहीं है, यहाँ पे गन्ना की खेती होती नहीं हम लोग के यहाँ। इधर गन्ना पहले पुराने ज़माने में जब चीनी मिल था, ना 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 300 कुछ रुपया क्विंटल है लगभग। अच्छा ठीक है, 400 मान लेते हैं। हाँ, नहीं 300-400 के बीच में है। अलग अलग प्रभेद का, उसमें भी अलग अलग प्रभेद है गन्ने में, तो एक उसका अलग अलग रेट अगर है। हम बनाने की कोशिश करें चीनी, हाँ, तो क्या वो 400? देखिए ये टेक्निकल बात हो गया, ये इतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन चीनी मिल वालों से बात होती रहती है और सरकारी अधिकारियों से बात होती है। तो बिहार में और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में प्रति क्विंटल चीनी जितना ज़्यादा महाराष्ट्र में या आंध्रा में बनता है, तेलंगाना में बनता है, कर्नाटका में भी चीनी का उत्पादन होता है, उसके अपेक्षा अपने यहाँ बहुत कम बनता है प्रति क्विंटल गन्ना में चीनी। ठीक, किसानों की भी समस्या है और मिल मालिकों की भी समस्या है। ठीक। तो हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष थे गोपालगंज से, और इन्होंने यहाँ की जो मुद्दे होते, आम जो परेशानियाँ हैं, उन सारी चीज़ों पे इन्होंने हमारे साथ डिस्कशन किया और बताया इन्होंने कि अगर इनकी सरकार दोबारा आती है तो क्या चीज़ करेंगे, और जो सरकार ने कर लिया है उनके सारी चीज़ों पे भी डिस्कशन हुई। आप गोपालगंज में ही हैं और अगले 4 दिन तक गोपालगंज के कोने कोने से अलग अलग नेताओं के अलग अलग गांव पंचायतों से आपको खबरें मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देखते रहिए। मेरा नाम अनिल शारदा है।